लेवल में था और 10th क्लास के साइंस के फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन में आपका स्वागत है। प्रकाश के प्रवर्तन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रकाश, यानी प्रकाश सबसे पहले जानना है हमें। तो प्रकाश क्या होता है? तो आपने प्रकाश सूर्य से निकलते हुए देखा होगा, या फिर आपके घर में बल्ब होगा वहां से प्रकाश निकलते हुए देखा होगा, मोमबत्ती से जो आपके घर में जलता है वहां से आपने देखा होगा। तो आखिर ये प्रकाश होता क्या है? तो सुन लीजिए, प्रकाश दो स्वभाव अपने पास रखता है। मतलब ये कि प्रकाश खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसकी सहायता से हम देखते हैं। एक तो ये स्वभाव है उसका, और एक और स्वभाव है जो कि ऊर्जा है, मतलब कि वो ऊर्जा भी हमें प्रदान करता है। अब इसके डिफिनेशन पे चलते हैं। तो डिफिनेशन मैंने पहले लिखा है, क्या लिखा है? प्रकाश का डिफिनेशन है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे ज्ञानेंद्रियां आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो आपको इसका एग्जाम्पल भी पता होगा कि हमें प्रकाश कहां कहां से मिलता है। प्रकाश कहां कहां से मिलता है? तो सूर्य से मिलता है, हमारे घर में जलने वाले बल्ब से मिलता है, हमारे घर में जलने वाले मोमबत्ती, दिया, इन सभी चीजों से हमें प्रकाश मिलता है। प्रकाश के बाद आपने एक नाम और सुना होगा जिसका नाम है किरण। आखिर ये किरण क्या होता है? तो किरण क्या है वो देखिए, मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है। किरण का मतलब होता है रे, और प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे किरण कहते हैं। सुनिए, आप 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रखा है आपने, क्या पढ़ा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, मगर जो वो सीधी रेखा है वही क्या है हमारे पास? किरण है। मतलब कि यहाँ पे मैंने डिफिनेशन क्या लिखा किरण का? प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। आपको एक बात समझ में नहीं आई होगी, वो ये कि आखिर मैंने प्रकाश का फुल डिफिनेशन क्यों लिखा और किरण का फुल डिफिनेशन क्यों लिखा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर लिखने की एबिलिटी बढ़े। अब एक और बात ये कि बच्चे 10th क्लास में जाते हैं और वो लिखते नहीं हैं, तो आप हमेशा लिखते रहिए। एक और बात कि आप हमेशा याद करते रहिए ताकि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। तो हमने अभी क्या जाना? किरण के बारे में जाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरण पुंज। तो किरण पुंज नाम से ही डिफाइन होता है कि दो या दो से अधिक किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज आगे चलकर 3 भागों में विभाजित हो जाता है। तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा समानांतर किरण पुंज, फिर अपसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी किरणों का समूह जिनका पथ समानांतर हो किरण पुंज कहते हैं। तो लेजर किरण एग्जाम्पल है इसका। वैसा किरण पुंज जिसका पथ क्या हो? समानांतर हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समानांतर किरण पुंज। अब यहां पे देखिए आपको लेजर का लाइट दिख रहा होगा, लेजर का किरण पुंज दिख रहा होगा किस तरीके से है। वही चीज यही हमारे पास क्या है जो समानांतर किरण पुंज में बहता है। अब आगे बढ़ते तो किरण पुंज के दूसरे वर्ग में हम चलते हैं। देखिए क्या है, कहता है अभिसारी किरण पुंज, मतलब कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये क्या है? तो किसी स्रोत से निकला किरणों का समूह किसी बिंदु पर केंद्रित होती है तो उसे संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। मतलब क्या? अगर कहीं से भी आपके पास किरण आ रही है और किरण आकर के एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है, मतलब कि वहां पे रह जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अभिसारी किरण पुंज। अब ये आपको फिगर के थ्रू मैं समझा रहा हूं। देखिए बगल में आपको फिगर दिख रहा होगा कि उस फिगर में क्या दिखाया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण पुंज के अब तीसरे वर्ग के बारे में हम जानते हैं जिसका नाम है अपसारी किरण पुंज, मतलब डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका डिफिनेशन क्या है? जब किसी स्रोत से निकला किरणों का समूह किसी बिंदु से फैलती नजर आती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। मतलब क्या कि एक बिंदु है और एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकल रही है, किसमें? भर भर के समूहों में निकल रही है। अब इसका एग्जाम्पल अपसारी किरण पुंज का और अभिसारी किरण पुंज का। अभिसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस आता है और शायद आपने ये प्रयोग भी किया होगा।
उस लेंस को उठा करके अपने हाथों पे रखा होगा और एक एम से मिलाया होगा, और मिलाने के बाद आपको हाथों पे जलन उत्पन्न हुई होगी। तो वो जो आप प्रक्रिया कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वही क्या था, अब अभिसारी किरण पुंज था। अब यहाँ पे आपको आपके घर में बल्ब है या फिर सूर्य से निकलने वाला प्रकाश समझिए, ये क्या है, एक अपसारी किरण पुंज का स्रोत है। जैसे कि जब हम कैसे समझे कि ये अपसारी किरण पुंज का स्रोत है, क्योंकि एक बिंदु से ढेर सारा प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। बल्ब से भी ठीक उसी तरीके से एक जगह पे बल्ब होता है और चारों तरफ पूरे कमरे में लाइट फैल जाती है। यही है हमारा किरण पुंज के बारे में को टोटल प्रक्रिया। तो चलिए कुछ वस्तुओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जैसे कि वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है कि नहीं, या किन किन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, या फिर उन वस्तुओं को क्या कहते हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है या फिर जिनसे नहीं होता है, तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। और मैंने सब चीज का डिफिनेशन लिखा है। तो चलिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, दीप्त वस्तु मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। यहाँ पे लिखा हुआ डिफिनेशन क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उन्हें प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, दिया, जो भी कुछ है इस तरीके, जिससे आपके घर में प्रकाश का उत्सर्जन होता है या फिर जिसकी सहायता से आपको प्रकाश मिलता है, वो सब चीज क्या है, दीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब फिर दूसरा सेकंड जो है इसमें, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है यानी कि अदीप्त वस्तु, वैसा वस्तु, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित न हो उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि दीवार, मेरे हाथ में पेन है, या फिर आपके हाथ में कॉपी पेन, जो कुछ भी हो, वो सब चीज जिनसे प्रकाश उत्सर्जित ना हो वो क्या कहलाता है, अदीप्त वस्तु। अभी तक आपने लोगों ने क्या जाना, वस्तु के बारे में, यानी अदीप्त और प्रदीप्त, इन वस्तुओं के बारे में जाना। अच्छा, आखिर क्या जरूरत था मुझे इन नामों को दोबारा रिवाइज करवाने का, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, या फिर दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, या फिर मैंने प्रकाश के बारे में बताया, किरण के बारे में बताया, या फिर किरण पुंज के बारे में बताया। ये चीजें, इन नामों को आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, बट दोबारा रिवाइज करने की क्या जरूरत थी, मुझे जरूरत ये थी कि अगर आपको ये नाम अच्छे तरीके से याद नहीं होगा तो आगे के जो टॉपिक होगा उसमें मैं सिर्फ नाम लूंगा। उस नाम को लेने से आपके दिमाग में कुछ होगा जो समझ में आएगा कि हाँ ये वाला वर्ड का मतलब ये होता है। और जब आपको वो चीज ही नहीं मालूम होगा, वो वर्ड्स ही नहीं मालूम होगा कि इस वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो वो वर्ड्स आपके दिमाग में क्या चित्र बनाएगा, क्या फिगर बनाएगा। इसलिए मैंने ये सब नामों को एक बार फिर से रिवाइज करवाया है या फिर आपको डिफिनेशन दिया है। चलिए मैं कुछ और पदार्थ के बारे में बताता हूं, जैसे कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, या फिर पारभासी पदार्थ क्या है। इन पदार्थों के बारे में जानते हैं आप, वैसे तो हालांकि जानते होंगे बट एक बार फिर से, या फिर इसका डिफिनेशन क्या है। और चलते चलते एक बात और बता देता हूं कि मैंने इन सभी डिफिनेशन का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए वहां पे और पढ़ सकते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है, पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश सुगमता से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे शीशा, कांच आदि। अब देखिए आप लोगों ने, आपके घर में खिड़की वगैरह होगा, खिड़की के पास आपके घर में शीशा लगा होगा, तो क्या आप खिड़की में बैठे बैठे बाहर नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ का मतलब ही यही होता है कि हम कहीं पे भी हो एक पार से दूसरे साइड देख सकते हैं। मगर क्या अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वही दीवार है आपके घर में और आपके घर का दीवार है, ठीक। क्या दीवार के उस पार क्या हो रहा है आपको पता चलता है? नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपारदर्शी पदार्थ है। तो चलिए अपारदर्शी पदार्थ का हम डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अपारदर्शी पदार्थ का हम डिफिनेशन जानते हैं। क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं आर पार हो सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट, कागज, किताब आदि। मैंने अभी भी एग्जांपल लिया था आपके सामने, दीवार भी। तो दीवार भी क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि दीवार के इस पार क्या हो रहा है और उस पार क्या हो रहा है वो कोई नहीं देख सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए,
पारभासी पदार्थ यानी कि ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज या फिर घिसा हुआ कांच। आपने कभी फील किया होगा तेल लगा कागज में इस पार से उस पार हल्का हल्का धुंधला टाइप का दिखाई देता है, या फिर घिसा हुआ कांच को घिसिए और उसके बाद में इस पार से उस पार देखने का प्रयास कीजिए, आपको दिखेगा तो बट क्या होगा, थोड़ा सा मतलब घिसा पीटा दिखेगा। तो वही क्या है हमारा, वही है हमारा पारभासी पदार्थ। ये उस जैसे कि होता क्या है कि उस कांच में आंशिक रूप से प्रकाश की किरण पास करता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको हल्का हल्का देख पाते हैं। अब जितना ज्यादा जो चीज, जैसे कि मान लीजिए पारदर्शी पदार्थ, आखिर से पारदर्शी क्यों कहा गया? क्योंकि उससे आसानी से प्रकाश आर पार हो जाता है और जिसके कारण हम देख सकते हैं। जैसे कि चश्मा में भी गॉगल्स जो लगा रहता है वो क्यों मतलब कि वो चश्मा क्यों रहता है शीशे का? क्योंकि आसानी से आर पार दिखता है। अब वहां पे तेल लगा कागज लगा देंगे तो क्या देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। या फिर कहें कि वहां पे ईंट पत्थर कागज कुछ और लगा दें हम, तो क्या देख पाएंगे? नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम लोग पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु को अलग अलग तरीके से खंडन करते हैं या फिर अलग अलग करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आपको बताऊंगा दर्पण के बारे में और दर्पण के प्रमुख पद के बारे में। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।